एक समय की बात है। भैरवगढ़ नामक राज्य में शेर सिंह नाम का एक राजा रहते थे, जो बहुत ही नेक और दयालु थे। राजा की रूपमती नाम की एक बेटी थी, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। रूपमती, अब हम सब खेलते खेलते बहुत थक गए हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आज खेलने में बहुत मजा आया। हाँ रूपमती, लेकिन अब थकने के बाद क्या करें? राजकुमारी रूपमती कुछ देर सोचने के बाद कहती है, क्यों ना हम ऐसा करें कि बैठे बैठे ही कुछ खेलें, इससे हम थकेंगे भी नहीं। हाँ, मगर बैठे बैठे क्या खेलें? मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। क्या तरकीब है, मुझे भी बताओ। क्यों ना हम सब बैठे बैठे अंताक्षरी खेलें? हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता, मैं कैसे खेलूंगी? एक राजकुमारी होकर तुम्हें गाना गाना नहीं आता? तुम दोनों हंस रही हो तो हंसो, लेकिन मुझे सच में गाना गाना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? इतने में रंभा राजकुमारी रूपमती को मारकर भागते हुए कहती है, तुम्हें गाना गाना नहीं आता तो फिर मुझे पकड़ो। नैना भी राजकुमारी रूपमती को मारकर भागते हुए कहती है, और मुझे भी। रुको, मैं अभी तुम दोनों को बताती हूँ। रुको, रुको, इधर आओ। अभी राजकुमारी रूपमती अपनी दोनों सहेलियों के पीछे भागी रही थी कि तभी अचानक पीछे से गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। इतना अच्छा गाना आखिर कौन गा रहा है? हाँ, आवाज तो बहुत सुरीली है, लेकिन जो भी है, लगता है वो तुम्हारी मदद करने आ रहा है। चुप करो तुम लोग, आखिर ये है कौन? हमें आगे जाकर देखना चाहिए, चलो चलते हैं। अब राजकुमारी और उनकी दोनों सहेलियां आगे बढ़कर देखती हैं तो वो चकित रह जाती हैं, क्योंकि वो गाना कोई इंसान नहीं गा रहा था, बल्कि एक गधा गा रहा था। अरे, ये तो एक गधा है। हाँ, ये गधा तो कोई अजूबा लग रहा है। आज पहली बार मैं गधे को इंसानों के जैसा गाने गाते हुए सुन रही हूँ। मुझे भी ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अभी रूपमती ये कह ही रही थी कि तभी गधा गाना गाते हुए रूपमती के पास आकर बैठ जाता है। क्यों, कैसा लगा मेरा गाना? क्या मेरा गाना पसंद नहीं आया आपको? गधे की बात सुनकर राजकुमारी रूपमती हंसते हुए कहती है, अरे, तुम पसंद की बात करते हो। हम सब तो तुम्हें और तुम्हारे गाने को सुनकर इतना खुश हैं कि शायद ही कभी इतने खुश हुए होंगे। क्या वाकई? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम सब मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम हमारे खास दोस्त हो। क्या तुम अब हम सबको रोज अपना गाना सुनाओगे? हाँ बिल्कुल, तुम लोग जब कहोगी तब मैं गाना तुम्हें सुनाऊंगा। तो अभी एक और गाना सुनाओ ना हम सबको। हाँ जरूर, क्यों नहीं। इतना कहकर गधा फिर से गाना गाने लगता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह, कितनी मिठास है तुम्हारी आवाज में। एक गाना और गाओ ना, आज तुम्हारा गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज के लिए इतना ही रहने दो, कल तुम लोगों को इससे ज्यादा सुना दूंगा। क्या तुम हम सबके साथ राजमहल तक चलोगे?
अरे ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे तो खुशी होगी तुम्हारे साथ राजमहल तक चलकर। चलो मैं भी चलता हूँ। वाह क्या बात है, चलो फिर हम लोगों के साथ। अब सब लोग राजमहल चले जाते हैं। अरे बेटी, इतने सारे रथ और घोड़े होते हुए तुम पैदल क्यों आ रही हो? और ये गधा कहाँ से आया है? पिताजी, ये गधा मेरा दोस्त है। मैं इससे आज ही मिली हूँ। ये अपनी आवाज में हम सभी के जैसा गाना भी गाता है। क्या सच में ऐसा है? जी पिताजी, ये बहुत ही अच्छा गाना गाया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये आपको भी गाना गा के सुना सकता है। राजकुमारी, अगर आपका ये दोस्त गधा गाना गा सकता है तो आज दरबार में इसे सबके सामने गाने के लिए बोल दीजिए। क्यों महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, इसे राज दरबार में लेकर आओ और गाना गवाओ। तब ना हम सबको पता चलेगा कि ये गधा कितना होनहार है। जी पिताजी, आज हम इसे लेकर जरूर आएंगे। अब मैं इसे लेकर अंदर जाती हूँ। ठीक है बेटी। इतना कहकर राजकुमारी रूपमती गधे को लेकर अंदर चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद महाराज का दरबार लगता है, जहाँ पर सभी दरबारी उपस्थित होते हैं। मंत्री जी, किसकी क्या समस्या है मुझे बताइए, मैं समाधान करता हूँ। महाराज, आज सुखी और दुखी नाम के दो भाई अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं। क्या समस्या है इन दोनों की? महाराज, दुखी की समस्या ये है कि ये हरदम खुश रहता है, फिर भी इसके पिता ने इसका नाम दुखी क्यों रखा है। वहीं सुखी का कहना है कि मैं दुख में रहता हूँ, फिर भी मेरे पिताजी ने मेरा नाम सुखी क्यों रखा है। जब इन दोनों के नाम इनके पिताजी ने रखे हैं तो इन दोनों के पिताजी ही बता सकते हैं, इसीलिए इनके पिताजी को भी बुलाया जाए। यही तो समस्या है महाराज कि इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। मंत्री जी, अगर आपको इस समस्या का कोई उपाय सूझ रहा है तो बताइए। मेरी समझ से तो महाराज दुखी का धन और सुख सुखी को दे दिया जाए। इस तरह दुखी दुखी हो जाएगा और सुखी सुखी हो जाएगा। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी महाराज। खुद से दिन रात मेहनत करके कमाया हुआ धन मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ? हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। तुम्हारी मेहनत की कमाई दूसरों को देना ठीक नहीं, मगर तुम लोगों के दुख और सुख का कारण क्या है? महाराज, मैं दिन रात कितनी भी मेहनत करूं, फिर भी मेरी कमाई में कोई बरकत नहीं होती। मैं हमेशा परेशान ही रहता हूं, लेकिन मेरा भाई दुखी बस कभी कभी थोड़ा बहुत काम करता है, फिर भी वो हमेशा सुखी जीवन बिताता है। मुझसे अच्छे से भोजन करता है और मुझसे अच्छा इसका पहनावा होता है। क्यों दुखी, ज्यादा धन कमाने के लिए तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो? नहीं महाराज, मैं कोई गलत काम नहीं करता। फिर तुम अपने भाई से ज्यादा सुखी जीवन कैसे जी रहे हो, जबकि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा मेहनत करता है? महाराज, वो इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ी ही मेहनत करता हूँ, लेकिन मन को संतुष्ट रखता हूँ और उसी में हमेशा खुश रहता हूँ। बस यही बात है। महाराज, यानी सुखी के दुख का कारण इसके मन की असंतुष्टि है और कुछ नहीं। देखो सुखी, तुम्हारी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं, बस तुम अपने मन को संतुष्ट रखो। जितना कमाते हो उतने में ही खुशी से जीवन बिताने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम सदा खुशहाल जीवन बिताओगे। जी महाराज, मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है कि मेरे दुख का कारण क्या है। आज से अब ऐसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, दोनों भाई अब जा सकते हो। जी महाराज। अब सुखी और दुखी दोनों भाई एक साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस तरह से महाराज एक एक करके सबकी समस्या हल करते हैं और शाम हो जाती है। मंत्री जी, अब मनोरंजन के लिए कोई बंदोबस्त कीजिए। महाराज, जो गधा राजकुमारी अपने साथ लाई हैं, उससे अच्छा मनोरंजन भला क्या हो सकता है? तो देर किस बात की, उसे तुरंत बुलवाइए और यहाँ हम सबके सामने उपस्थित कीजिए।
गांव गोपालगंज में एक मशहूर ढाबा था, बिहारी मटन वाला, जिसका मालिक गुलशन गुप्ता अपने घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे मटन तो बढ़िया बनाता है, पर बात करने का अंदाज ऐसा जैसे राजा से बात हो रही हो। सेठ जी, आज मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या मुझे आप बिहारी मटन खिला दोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कल आऊंगा और आपके पैसे दे जाऊंगा, पर आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। कृपा करके मुझे एक प्लेट अपना मटन खिला दो। अरे हट रे बुड़बक, जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या यहाँ भीख मांगने आया है? ये गुलशन गुप्ता का ढाबा है, ऐसे यहाँ उधारी नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से। ऐसे ही सेठ ग्राहकों और अपने कारीगरों पर चिल्लाता रहता। और उसी गांव में चंदन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। शहर में पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली, जेब खाली थी पर हौसला ऊंचा। हर रोज वो सेठ का ढाबा देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा और लोगों को ऐसा स्वाद दूंगा जो दिल में उतर जाए। आज तो मैं सेठ की यह उनके मटन का राज जान के ही रहूंगा। आखिर इतना स्वादिष्ट मटन को कैसे बनाते हैं? सेठ अपने मटन में एक सीक्रेट मसाला डाला करता था और इसके मसाले के दम पर आज सेठ गुलशन गुप्ता का ढाबा चल रहा होता है। चंदन चलते चलते सेठ के ढाबा के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आप मटन बनाना सिखा सकते हो? आप कैसे मटन बनाते हो जो इतना स्वादिष्ट लगता है? मैं 2-3 दिन से आता हूँ और आपसे डरता रहता हूँ, पर आज हिम्मत बनाकर आपके ढाबे के पास आया हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि कोई यहाँ पर खाली बैठा है? चल निकल यहाँ से। जब देखो तो मुंह उठाकर चले आते हो। तुझको पता होना चाहिए गांव से लेकर शहर तक सिर्फ एक ही ढाबा है और वो मेरा है। सेठ की इतनी बात सुनकर तुरंत चंदन वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी अंजिया से कहता है, सुनो अंजिया, आज मैं गुलशन सेठ की दुकान पर गया था। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी में बात की। मुझे बहुत गुस्सा लगी है। जब तक मैं अपना एक दुकान नहीं खोल लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे उसकी आदत है और अपने गांव के लोग पागल है, हमेशा बातें भी सुनते हैं और उधर खाना भी खाते हैं और वहाँ गाली भी। इसलिए वहाँ का मटन इतना महंगा है कि उतना महंगा कहीं पर भी नहीं है। वो अपनी मनमानी करता। अरे तो उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। बस मैं किसी तरह बिहारी स्टाइल मटन चुस्ता सीख जाऊं। बस बिहार का फेमस मटन चुस्त बेचूंगा। बोलकर और तुरंत अपने घर से निकल पड़ता है और फिर एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी घूमते घूमते भोला काका उसके पास आ जाते हैं। चंदन और फिर वह भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब को इतना परेशान देख भोला काका चंदन से पूछ पड़ते हैं, अरे चंदन बेटा, क्या हो गया? इस उम्र में इतनी टेंशन क्यों लिए बैठे हो? काका अब क्या बताऊं, मैं ठेला लगाना चाह रहा हूं बिहारी मटन चुस्ता का। इसलिए मैं गुलशन के ढाबे में उसका मटन कैसे बनाते हैं वो पूछने गया था। वो मुझे बहुत बदतमीजी से बात कर वहां से निकाल दिया। चलो मैं जैसे तैसे कर बना भी लूंगा, पर उसका सीक्रेट मसाला कैसे बना पाऊंगा? तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें मसाले बता रहा हूं और तुम उसे घर पर जाकर बना लेना। देखो, तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले सेठ के दुकान से एक प्लेट मटन ले आओ और उसके बाद तुम अपने घर में अपना मटन चुस्ता बनाओ। जब तुम्हारा मटन बन जाए तब दोनों को चखना। अगर जब तुम्हारा बनाया हुआ मटन उसकी बराबरी ना कर पाए फिर मसाले को बढ़ाओ और तब तक हेरफेर करो जब तक कि उसकी बराबरी ना कर पाए। अरे काका, आपने क्या राय दिया? आज मैं तुरंत बाजार से मसाले लेकर आऊंगा और आसिफ भाई से मटन और उसका चुस्ता और फिर घर पर उसे बनाऊंगा और आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। तुरंत वह बाजार की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही देर में बाजार पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर उसने मसाले लिए और फिर तुरंत वहीं से आसिफ की दुकान पर पहुंचकर 1 किलो मटन और कुछ चुस्ता लेकर अपने घर आता है और वहां से भी वो तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म बिहारी स्टाइल में बनी मटन को लाता है। और फिर वो तुरंत अपना मटन चुस्ता बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो मटन चुस्ता बनाकर सेठ के मटन को चखता है और फिर देखता है कि अभी भी उसका मटन उसकी बराबरी नहीं कर सका और फिर वो दोबारा इस क्रिया को करता है और इस बार मसाले की हेरफेर करता है और फिर मटन चुस्ता तैयार